नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। देश की सियासत में जाति की महिमा अपरंपार है। कोई भी विवाद हो, घूम फिर कर वो जाति के एंगल पर आ जाती है। वहीं आपको बता दें कि करणी सेना 12 अप्रैल को आगरा में राणा सांगा की जयंती मनाने की तैयारी में जुट गई है और इन सब के बीच देश भर में लाखों लोगों की जुटने की संभावना जताई जा रही है। आगरा में ही 26 मार्च को राणा सांगा को लेकर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर भारी हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिला था और ऐसे में अब फिर से राणा सांगा की जयंती के बहाने भारी हंगामा होने की आशंका है और इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। चर्चा में जाएंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सपा सांसद के इसी बयान ने एक बार फिर यूपी के सुलगने का इंतजाम कर दिया। राज्यसभा में हिंदू राजा राणा सांगा को गद्दार बताकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने 2 विवाद खड़े किए। वो अब उत्तर प्रदेश में संग्राम की वजह बनते दिख रहे हैं। करणी सेना ने आगरा में 12 अप्रैल को राणा सांगा की जयंती मनाने का ऐलान कर दिया है, जिसे लेकर आगरा पुलिस अब अलर्ट मोड पर आ गई है। पुलिस को आशंका है कि राणा सांगा की जयंती पर विवाद भड़क सकता है और वहां कानून व्यवस्था की चुनौती पैदा हो सकती है। राणा सांगा की जयंती पर अलर्ट मोड में यूपी पुलिस। करणी सेना ने की समर्थकों से जुटने की अपील, समर्थकों से भाला तलवार हथियार लाने की अपील। बवाल से निपटने के लिए तैयार है आगरा पुलिस। मंगवाए गए 1200 हेलमेट, 1000 डंडे और बॉडी प्रोटेक्टर। दरअसल आगरा पुलिस को 12 अप्रैल यानी शनिवार को राणा सांगा की जयंती पर बवाल भड़कने की आशंका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी नेता रामजीलाल सुमन के हिंदू राजा राणा सांगा पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद जहां करणी सेना के समर्थकों ने सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमला किया था, तो वहीं प्रदर्शनकारी पुलिस से भी भिड़ गए थे, जिसके बाद वहीं छिड़े संग्राम में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। लेकिन इतना ही नहीं, करणी सेना और क्षत्रिय लोग शांत नहीं हुए। करणी सेना के समर्थकों ने विवाद को हवा देते हुए सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट भी डाले और समर्थकों से राणा सांगा की जयंती पर हथियार लाने की अपील कर दी, जिसको लेकर अब अखिलेश यादव भी सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। रामजीलाल सुमन जी ने जो कुछ कहा उसके बाद राज्यसभा के रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई। जिस समय कोई बात रिकॉर्ड से हटा दी जाती है उसी समय बात खत्म हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा तानाशाही पर है। हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे, अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को पुलिस की वर्दी पहना करके वो जो चाहता था वो हिटलर करवाता था। ये जो सेनाएं दिखाई दे रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी के इशारे पर सेनाएं हैं और ये जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रहा है और संविधान ही हमारी ढाल है। जहां तक इतिहास की बात है, मैंने कई मौकों पर कहा और फिर कहता हूं मैं आपसे कि इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। अगर इतिहास खुशहाली के रास्ते पे ना ले जा सके, इतिहास हमें अगर जोड़ने के लिए तैयार ना हो किसी घटना की वजह से, इतिहास अगर हमें उलझाता है तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए। राणा सांगा पर आपत्ति जताएंगे, औरंगजेब को अपना रहनुमा बताएंगे और अब प्रोटेस्ट करेंगे वक्फ का और हमास और हिजबुल्लाह के पोस्टर लहराएंगे। ये कौन सी जाहिलियत भरी मानसिकता है? आतंक का समर्थन, हिंसा का समर्थन, ये भारत की धरती पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस पूरे मामले में पुलिस को, प्रशासन को बहुत चिन्हित करके ऐसे लोगों के साथ कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए जो हिंसा के रहनुमाओं को अपना रहनुमा मान रहे हैं, हिंसा करने वालों को अपना नायक घोषित कर रहे हैं। हालांकि राणा सांगा की जयंती पर आगरा युद्ध का मैदान न बन जाए, उससे पहले पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है
और आगरा शहर में करणी सेना को जयंती मनाने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि आगरा के एतमादपुर में कार्यक्रम की अनुमति दे दी गई है, लिहाजा पुलिस को डर सता रहा है कि कहीं माहौल खराब न हो जाए। जहां पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी तेज कर दी है, कोई भड़काऊ पोस्ट न डाली जाए, इसको लेकर प्रशासन एक्शन में है। बता दें कि माना जा रहा है कि करणी सेना के इस कार्यक्रम में करीब 3 लाख लोग पहुंच सकते हैं, जिनकी एकजुटता 12 अप्रैल को कानून व्यवस्था की गंभीर चुनौती पैदा कर सकती है। ऐसे में सपा सांसद का हिंदू राजा राणा सांगा पर दिया गया ये बयान आगे क्या रूप इख्तियार करता है, उसी पर सभी की निगाहें हैं। तो जाति पर जबरदस्त पहले घमासान देखने को मिला, इसके बाद लालजी सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद है उनके घर हमला होता है और उसके बाद एक बार फिर से सूबे की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। और अब एक बार फिर से आगरा में क्या माहौल होने वाला है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जहां हेलमेट, डंडे, हर एक जो सामान है वो तैयार कर लिया गया है। राणा सांगा की जयंती पर पूरा उत्तर प्रदेश अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। फिलहाल जहां आपको बता दें कि आगरा शहर में कार्यक्रम की मंजूरी नहीं दी गई थी, लेकिन एक जगह था जो आगरा देहात, वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाने की अनुमति दी गई। समर्थकों से भाला, तलवार, हथियार लाने की आखिरकार क्यों अपील की गई है उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर एक करणी सेना के कार्यकर्ताओं से एक झंडा और साथ ही एक डंडा लाने की अपील की गई है। बवाल से निपटने के लिए आगरा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। उसके लिए 1200 हेलमेट, 1000 डंडे और बॉडी प्रोटेक्टर को मंगाया गया है। राणा सांगा की जयंती पर तकरार की स्थिति ना बन पाए उससे पहले योगी फोर्स तैनात नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच जाति पर काफी बवाल देखने को मिल रहा था। जहां आपको बता दें कि इससे पहले जहां समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी, तमाम में से आरोप लगाए जा रहे थे क्योंकि लालजी सुमन दलित सांसद हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, पहले उनका परिचय करा देती हूँ, फिर उसके बाद चर्चा में जाती हूँ। बीजेपी नेता देवेंद्र नाथ मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सपा से हमारे साथ सौर्या जी जुड़ चुकी हैं, वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, और इसके साथ साथ करणी सेना से राकेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जाति का सब कुछ हमारे नेता खूब पढ़ते हैं ना पंकज जी, लेकिन इतिहास नहीं पढ़ना चाहते हैं। हिंद पद कहा जाता था उन्हें, राणा सांगा जी को। 80 घाव जिसके शरीर पे थे, जिसका एक हाथ एक आंख चली गई थी युद्ध में, लेकिन वो लड़ते रहे ताकि हमारे हिंदुस्तान भारत को एक बड़ा राष्ट्र बना सके। सबके खिलाफ लड़ते रहे, 100 जंग में से 99 जीत गए। ऐसे व्यक्ति को खुलकर सदन में गद्दार कहना, उसके बाद माफी ना मांगना और तमाम ऐसे आरोप लगाना कि वो दलित थे, इसलिए उनको इनके वो टारगेट किया जा रहा है। और कल का प्रदर्शन कैसे देखते हैं आप? देखिए, पहले तो आरती जी एक बात को तय समझ लीजिए, जो राणा सांगा इस देश के महान क्रांतिकारी और मतलब बहुत क्रांतिकारी योद्धा थे, वो राजा थे, और उन्होंने जिस तरह से 99 युद्ध जीते, तो उनके शौर्य और पराक्रम को पूरा देश नमन करता है, प्रणाम करता है। और इस तरह के योद्धा जिसने देश को अपने शौर्य से आगे बढ़ाने का काम किया, इस तरह के योद्धा के ऊपर समाजवादी पार्टी के नेता और ये राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने जिस तरह से विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी, देखिए सबको है, लेकिन ऐसी आज़ादी भी नहीं है कि आप जो है किसी भी धर्म के संप्रदाय के लोगों की भावनाओं को आहत करिए। तो रामजीलाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने राज्यसभा में जो उच्च सदन है उसमें बकायदा राणा सांगा को गद्दार कहा। तो ये कितनी अशोभनीय बात है। उसके बाद उनका वो हश्र देख लीजिए कि वो माफी मांगने को तैयार नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आज समाजवादी पार्टी के वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जितने विधायक है उसमें 35 विधायक ठाकुर समुदाय से आते हैं, यानी करणी समुदाय से आते हैं। करणी समुदाय माने ठाकुर समुदाय के लोग हैं। और इस तरह का कृत्य करना, और जिस तरह से अभी 12 तारीख को कल उनकी जयंती है, उस जयंती पे पूरे देश से जो है करणी समुदाय के लोग एकत्र होंगे, और निश्चित रूप से मान के चलिए उनकी चूंकि भावनाएं आहत हुई हैं, अगर वो चाहते, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी चाहते, तो माफी दिलवा सकते थे, माफी होता तो ये मामला शांत हो गया होता। लेकिन उनके लोगों ने, और तमाम डिबेटों में हम लोग बैठते हैं, उसमें ये स्पष्ट कहा कि समाजवादी पार्टी के रामजीलाल सुमन
माफी नहीं मांगेंगे। तो ये भी एक मतलब आग में घी डालने का काम है। और दूसरी बात, अगर किसी की भावनाएं आहत हुई है तो इस तरह का कृत्य होना। उसके पहले देखिए करणी सेना ने वहां पर जाके प्रदर्शन किया था उनके घर के बाहर आगरा में, तो बाकायदा रामजीलाल सुमन के घर से ढेले पत्थर चले, उसके भी वीडियो मीडिया ने दिखाए। तो ये सब कृत्य इस बात को दिखाता है। और दूसरी बात आरती जी 10 सेकंड और, कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग कभी औरंगजेब का महिमा मंडन करने लगते हैं, कभी इस तरह करते हैं, तो इसलिए इस तरह की भावनाओं को किसी की भी भावनाओं को, किसी भी धर्म संप्रदाय की भावनाओं को आहत करने का काम नहीं करना ठीक है चाहिए। राकेश जी, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी, एक झंडा और एक डंडा, इसका संदेश क्या है? राकेश जी, आवाज मिल पा रही है मेरी? ठीक है, वापस से लौटूंगी, संपर्क साधने का प्रयास करिए उनसे। लेकिन देवेंद्र जी, आपकी तो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक तरफ साफ संदेश दे दिया गया है कि कब बढ़िया आगरा में प्रदर्शन करेंगे, किस प्रकार से प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है? पूरी तैयारी है कल के लिए? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना सरकार का काम है। प्रशासन का काम व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसकी जिम्मेदारी है। और उसके एहतियात के तौर पे जो भी व्यवस्थाएं करनी चाहिए वो शासन प्रशासन कर रहा है जी। ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि वो लालजी सुमन ने माफी मांग ली थी, आपके स्वजाति लोग थे वो लोग, इसलिए आप लोग उन्हें संरक्षण दे रहे हैं। नहीं, ऐसा देखिए, संरक्षण कोई बात नहीं है। किसी भी महापुरुष को अगर कोई आदमी उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता है तो निश्चित रूप से उसके फॉलोअर्स जो भी होंगे, प्रशंसक होंगे, उनको बुरा लगेगा। तो उसका एक तरीका है, अहिंसात्मक तरीके से विरोध लोकतंत्र में जायज है। हिंसा का कोई स्थान नहीं है, हिंसा नहीं करना चाहिए किसी, ये किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है, न समाज के लिए न सरकार के लिए। ठीक है, सौर्या जी, माफी मांग के मामला खत्म कर देते हैं, क्या कहेंगी? कल फिर प्रदर्शन? सौर्या जी, आवाज मिल पा रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं बधाई देना चाहूंगी, आपने ये मुद्दा उठाया और मुझे इस डिबेट में बैठने का मौका दिया। मैं भी ठाकुर कुल की बेटी हूँ, राजपूत बेटी हूँ, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पे मैं यहाँ पे बैठी हूँ। देखिए, जिस मुद्दे को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और जितना संवेदनशील है उससे ज्यादा इसको पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है। क्योंकि देखिए, अभी हम ये बात करते हैं, हमने डेमोक्रेसी को एक कहिए तो राजा और प्रजा के ऊपर हमने खत्म करने की कोशिश की है शुरू से, और आज भी हम वही कर रहे हैं। और आप ये सोचिए कि हम हर चीज को हिंदू और मुसलमान से जो है उसको हम जोड़ देते हैं सारी चीजों को। लेकिन अगर हम सही तरीके से सोचें तो जो अकबर थे, अकबर की जो हम कहते हैं कि पूरी चीजों को हैंडल करने वाला या उनकी लड़ाई को लड़ने वाला जो सबसे आगे खड़ा था वो कौन था? राजा मान सिंह थे। तो हम ये कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई जो लड़ रही है, ये पूरी एक समुदाय लेकर के हम लोगों ने आग भड़काई हुई है, ये गलत है। और आज हम कहते हैं जिस प्रकार उन्होंने ये टिप्पणी दी है, ये हमारी नजर में है गलत, नहीं सही है। लेकिन हम कहते हैं जिस हिसाब से माफी मांगने की बातें या उनके त्याग पत्र की मांग की गई सामने, हम कहते हैं अभी पिछले कुछ दिनों पहले जिस तरीके से अमित शाह जी ने अंबेडकर जी के ऊपर टिप्पणी दी, क्या उन्होंने माफी मांगी? उनके लिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया कि हम उनको समर्थन देते हैं। क्या वो सही था? आप एक पूरे समुदाय के ऊपर, आप आज पूरे रिजर्वेशन के ऊपर, जिनके वजह से आज एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो जी रही है, एक इज्जत की जिंदगी जीती है, आपने उनके ऊपर टिप्पणी कर दी। लेकिन उस पे कोई सवाली निशान खड़ा नहीं हुआ, उस पे कहीं दंगे नहीं हुए, उस पे कोई चीजें नहीं हुई। यहाँ तक कि विपक्ष ने जब आवाज उठाई तो उसको भी अपने लाठी और डंडा से इस शासन सत्ता ने दबाने की कोशिश की। तो ये कहाँ तक सही है? ठीक है। और हम कहते हैं कि जब राजाओं और महाराजाओं के बात करते हैं, हम कहते हैं उनकी तरह शूरवीर बनिए, जहाँ पे कोई भी किसी लोगों इतिहास को इतिहास रहने दीजिए, क्यों खोल रहे हैं उस पन्ने को बार बार? भाई हम कह रहे हैं कि वही मैं फिर से कह रही हूँ मैडम, डेमोक्रेसी को हम राजा और
लोकतंत्र में जो खत्म कर रहे हैं ये बंद होना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास हमारा ऐसा नहीं है। कोई भी इतिहास आप उठा के देख लीजिए, वो धर्म पे नहीं हुआ है, वो पावर के लिए हुआ है, वो सत्ता के लिए हुआ है। धर्म पे युद्ध नहीं होते थे। धर्म पे युद्ध अब हो रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। धर्म पे युद्ध नहीं हुआ करते थे। मुसलमानों के ठीक है, राकेश फ्लीट जी भी हमारे साथ में हिंदू जुड़ चुके हैं। उसके ठीक है। प्रतिनिधित्व करते थे और हिंदुओं में मुसलमान प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक ये है। तो अब हो रहा है ठीक है, कि लौटूंगी धर्म की लड़ाइयां शुरू शौर्य हो जी गई आपके हैं। पास। ठीक है राकेश जी, साफ संदेश आप लोगों की ओर से दिया गया, जो भी एक छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, एक डंडा एक झंडा लाने का क्या संदेश है? देखिए, एक तो मैं जुड़ा नहीं हूँ, फेस नहीं देख रहा हूँ कौन कौन इस पे बैठा है डिबेट में, लेकिन मैं कहना ही चाहता हूँ आपसे कि डंडा झंडा का जो मैसेज है वह मैसेज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, वो डंडे में कोई भी झंडा अगर लगेगा तो डंडा के अंदर ही लगेगा, और डंडा कोई ऐसी चीज नहीं, डंडे में ही झंडे लगते हैं, तो इस पे तो कोई सवाल होना ही नहीं चाहिए। और रही बात जो सदन के अंदर बोला है रामजी लाल सुमन ने, उस बयान से क्या इसमें जितने भी लोग बैठे हैं जो उनके समर्थक कर रहे हैं, क्या उनका बयान सही है क्या? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ही हैं, वो समर्थन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं शौर्या जी, वो समर्थन करेंगे। ठीक है, शौर्या जी अगर समर्थन कर रही हैं तो ये एक्शन का रिएक्शन का भी हम समर्थन कर रहे हैं। क्या अगर एक देश की सबसे बड़ी पंचायत में एक सांसद एक राणा सांगा जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, इस तरह की बात करते हैं, या ये देश की पंचायत में क्या ऐसा बोलना चाहिए उनको? ये बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और ये मैं बता रहा हूँ कि सोची समझी एक रणनीति के तहत ये राणा सांगा जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई। और ये जो कह रही अभी मैं सुन रहा था, मैडम को सुन रहा था कि जो भी लड़ाइयाँ हुई, युद्ध हुआ, वो जो सत्ता के लिए हुआ, तो क्या इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और ये स्वयं ये क्या ये सत्ता के लिए लड़ रहे हैं क्या? ये कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं क्या ये? तो फिर ये कहते हैं कि जनता की सेवा करेंगे, पीडीए की सेवा करेंगे, फलाने की सेवा करेंगे, तो ढोकुसला है। फिर किस लिए लड़ाई लड़ रहे हो ना अपने घर पे? तुम हम लोग लड़ लेंगे, जिसको समाज सेवा करना कर लेगा। अरे कम से कम महापुरुषों का सम्मान करना सीखिए। और हम बता रहे हैं आपको कि जब पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जब हमारी माताओं बहनों पे अभद्र टिप्पणी किया था पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, पूरे देश में क्षत्रिय समाज ने विरोध किया था और क्षत्रिय समाज ने अखिलेश यादव जी को वोट दिया था और इनके साथ खड़े थे। इनके मुखिया कह रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। राकेश जी, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इतिहास को इतिहास रह लेने दीजिए, वो जो उन्होंने कहा था वो कार्रवाई से हटा दिया गया। मैं वही कह रहा हूँ कि इतिहास को इतिहास है, तो हम वही तो कह रहे हैं कि आप समझिए ना, उस बात को समझिए कि जिसको उन्होंने बाबरनामा की बात कर रही होगी, मैडम भी कर रही होगी, तो मैं बता रहा हूँ कि मैडम ये बताएं कि क्या ये बाबरी मस्जिद थी क्या अयोध्या में? इनसे जरा पूछ के बताइएगा कि बाबरी मस्जिद थी। अगर बाबरी मस्जिद थी तो श्री राम जी का मंदिर गिरा करके बाबरी मस्जिद बनी। 500 साल तक जो है मुकदमे और सुप्रीम कोर्ट तक फैसला अब जाकर के आया है, आने के बाद मंदिर बना है। तो जब बाबरी मस्जिद का समाजवादी पार्टी कहती है कि बाबरी मस्जिद थी, और जो भी पार्टियां हों या इनके जो समर्थक हैं कहते हैं कि बाबरी मस्जिद थी अयोध्या में, जब बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी तो फिर क्यों नहीं बाबरनामा में लिखा था कि भगवान श्री राम का मंदिर गिरा करके बाबरी मस्जिद बनी? तो इतिहास कितना सच है, कितना गलत है, कितना प्रमाणीकरण है, ये समझने की बात है। लेकिन राणा सांगा जी ने 1517 1518 में इब्राहिम लोदी को हराया था, और वो वाड़ी और खानमा का युद्ध देख, खतौली का युद्ध देख लें वो। और इब्राहिम 1526 में उसको बुलाया था, किसने बुलाया था? लेकिन क्या सरकार के संरक्षण भी मिल रहा है आप लोगों को? क्या वो कह रहे हैं आप स्वजाति हैं मुख्यमंत्री के, इसलिए आपको संरक्षण मिल रहा है, आपको अनुमति मिल जा रही है, वक्त के खिलाफ यहाँ पे वो प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं मिल जाती है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए ये लोग, इनको राजनीति करनी है, हमें कहते हैं कि आप राजनीति करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम क्षत्रिय समाज या हमारा संगठन जब भी कोई भी हमारे किसी भी महापुरुष का अगर अपमान करता है तो हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। हम कल भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का लखनऊ के अंदर, आप देख लीजिएगा, मेरे ट्विटर को, फेसबुक को चेक कर लीजिएगा, हम उनका भी हर साल सम्मान करते हैं, हर साल माल्यार्पण करते हैं। हम तो कहीं भेदभाव नहीं करते। हम इनके किसी महापुरुष के बारे में कोई है बता दें, एक भी बयान बता दें। आप राणा सांगा जी के ऊपर कहते, उनके ऊपर जिनको 80 घाव था। सौर्य जी, क्या रिकॉर्डिंग हटा देने से क्या अपमान नहीं हो जाता? क्या कह रही है? सौर्या जी से सवाल है मेरा। क्वेश्चन क्या सिर्फ जो राज्यसभा में
खड़े होकर जो बयान दिया जाता सिर्फ रिकॉर्डिंग से हटा दिया गया तो वो बयान पे माफी है क्या? वो देखिए वो बयान की माफी नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से। पहले सुन लीजिए 10 सेकंड सुन लीजिए, आप काफी डिबेट में हैं। मेरा करणी सेना का मतलब समझ लीजिए आप। करणी सेना ये चाहती है और शक्ति समाज ये चाहता है कि महान योद्धा राणा सांगा जी के ऊपर जो टिप्पणी किया है रामजीलाल सुमन ने, उस बयान पे उनको माफी मांगना चाहिए। और अगर वो माफी नहीं मांग रहे हैं तो सुन लीजिए, हम चाहते हैं कि देश के सदन के अंदर, उसी सदन में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सदन के सारे सदस्य बैठे होते हैं, उन सभी लोगों को चाहिए कि एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए रामजीलाल सुमन के खिलाफ। निंदा प्रस्ताव ला करके उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए और एक ऐसा कठोर कानून बनाना चाहिए जो किसी भी समाज में, किसी भी धर्म में अगर कोई महापुरुष जन्मा है वो राष्ट्र का गौरव होता है, उसके प्रति कोई इस तरह की टिप्पणी न करे, ऐसा कानून बनना चाहिए। ठीक है सौर्या जी, कह रहा हूं प्रधानमंत्री को भी करना चाहिए बात। ठीक है सौर्या जी। तो सबसे पहले इनके जो बैठे हैं इनके अमित शाह जी, पहले सबसे पहले प्रस्ताव तो उनके ऊपर जाएगा जिन्होंने इतनी, जिसको हम कहते हैं आज भगवान की तरह से अम्बेडकर जी की पूजा की जाती है। और ये एक सीधे सीधे जो ये बोलते हैं कि इतना नाम अगर भगवान का ले लिया जाता तो स्वर्ग मिल जाता, ठीक है। और उसके बाद जो है जितने आंकड़े छुपाए गए कुंभ के, उसके बाद इन लोगों के पास इतने सारे जवाब सवाल और एक धर्म की राजनीति। मैं आपको एक और बात बताती हूँ, किसी महापुरुष ने ये एक बात कही थी कि जब शासन सत्ताधारियों के पास में लड़ने के लिए और, लेकिन सौर्या जी आप मुद्दे को मत भटकाइए प्लीज। मैं सीधा पूछूं, क्या वो सही बयान था? क्या सीधा नहीं आप क्या वो समर्थन करती है समाजवादी पार्टी? सुनी है वैसे अब आप मेरी बात सुनिए। देखिए किसी महापुरुष ने कहा था कि जिन सत्ताधारियों के पास में दिखाने के लिए धरातल पे काम नहीं होता है, वो जात पे जो है वो शासन करने की कोशिश करती है। वो ऐसे ही मुद्दे उठाती है जिससे कि दंगा हो सके, फसाद हो सके, ये राजनीति होती है। सौर्या जी पहली बात, औरंगजेब का मुद्दा किसने उठाया? राणा सांगा का मुद्दा किसने उठाया? आपके विधायक सांसद किसने उठाया? आज कपड़े कौन खुलवा रहा है? इसका जवाब आप पहले मुझे दे दीजिए। पंकज जी खुदवाए किसने? देखिए मेरी बात पहले कंप्लीट। ठीक है सौर्या जी अपनी बात पहले मेरी बात कंप्लीट होगी। ठीक है। यहाँ आप लोग झंडा और डंडा लेकर के सोचते हैं कि आप लोग समाज सुधारक बने हैं। आप लोग पहले जाके इतिहास पढ़िए, आप लोग उन चीजों का इतिहास पढ़िए कि जहाँ एक दलित की बेटी का बलात्कार होता है वहाँ पे झंडा डंडा लेके खड़ा होना होता है। इस तरीके से झंडा डंडा लेके नहीं खड़ा होना होता है। आज आप भगवाधारी हैं, आपको भगवाधारी होने का एक कर्म भी पता है कि क्या होता है, उसको सीखिए पहले। राणा सांगा की बात आप करते हैं, आपके मुंह से राणा सांगा निकलना नहीं चाहिए। आपके पास राणा सांगा का र भी आपके खूनों में नहीं है, आप पहले वो जाके सीखिए। जिसने गलत बोला ये गलत है, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या आपके अंदर वो खून है? क्या आपके अंदर वो है डर कि जो एक पीड़ित के सामने खड़ा होकर डंडा लेके खड़ा हो जाता हो? पहले वो दिखाइए कि आप लोग किस दर्द में है। क्या आप लोग सच में झंडा और डंडा लेके खड़े होने के काबिल हैं? पहले वो दिखाइए। और समुदाय की बात करते हैं तो कहाँ गए वो सारे लोग जब बाकी के समुदाय के लोगों पे टिप्पणियां देते हैं? कहाँ गए अमित शाह जो अम्बेडकर के ऊपर सीधा बोलते हैं? पहले उन लोगों का भी इस्तीफा लीजिए, उसके बाद आप चाहिए तो सर कलम करा दीजिएगा। ठीक है पंकज जी, फिर मैं जाऊंगी राकेश जी के पास। ठीक है। देखिए पहले तो आरती जी एक बात को ये समझ लीजिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग देश के रक्षा मंत्री अमित शाह के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अमित शाह जी ने अम्बेडकर का अपमान किया, तो अमित शाह जी ने सदन में अम्बेडकर जी का कोई अपमान नहीं किया, और बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने तो अम्बेडकर के पंचतीर्थ बनाने का काम किया। समाजवादी पार्टी भूल गई क्या कि 12 से 17 में उसने जो अम्बेडकर के नाम से तमाम कॉलेज और तमाम यूनिवर्सिटीज थी उनका नाम बदल दिया। ये प्रमाण है। तो ये आप अम्बेडकर के नाम लेने वाले लोग अम्बेडकर की भावनाओं को कहां आप दृष्टिगत रखते हैं? और इस तरह की बात करना, आज आप वो दलित समुदाय के रामजीलाल सुमन है तो उसका आप सहारा ले रहे हैं कि वो दलित है। किसी की भावनाओं को आहत करने का आपको अधिकार नहीं है। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते हैं कि इतिहास को नहीं उठाना चाहिए, तो आज आप याद कर लीजिए कि आज प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश गए थे। आज जो है वहां पर विक्रमादित्य महाराजा विक्रमादित्य के
ऊपर जो है 12 से 14 3 दिन का बाकायदा, सुन लीजिए पहले सुन लीजिए, 3 दिन का उनके ऊपर उनके पूरे नाट्य का मंचन है। महाराजा विक्रमादित्य जो देश का पराक्रम को बढ़ाने वाले राजा थे, महाराजा विक्रमादित्य उनके लिए जो है वहां पर पूरा देश की जनता को दिखाने के लिए बाकायदा नाट्य का मंचन हो रहा है कि जनमानस और आज का युवा वर्ग उसके बारे में जान सके। आज जो है कई हजार साल पहले उन्होंने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया था राजा विक्रमादित्य का ने। उनके इतिहास को हम लोग इतिहास में उनको हम भूल नहीं सकते। तो अखिलेश यादव का ये कहना कि हम इतिहास को उठा रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। और इस तरह की बात करना, समाजवादी पार्टी को तो खाली इस तरह की ही चीजें दिखाई देती हैं। वो ठीक है कि झूठ का नैरेटिव बढ़ा के आपने 2024 में 37 सीटें हासिल कर ली, लेकिन जनता ने आपको दिखा दिया कि उपचुनाव में आपका क्या असर हुआ। योगी आदित्यनाथ ने आपको दिखा दिया कि 10 में से 2 ही सीटें मिली। तो इसलिए इस तरह की बातें करना समाजवादी पार्टी को शोभा नहीं देता है। उनको सीधे सीधे अगर वो आग में घी डालने का काम ना करके सीधे माफी मांग लेते तो किसी भी समुदाय की भावनाएं आहत हो रही हैं, वो आज वो प्रदर्शन करने को बाध्य नहीं होते करनी समुदाय के लोग। राकेश जी, जिस प्रकार से झंडा डंडा कहाँ ले आ जाता है आपको पता ही नहीं है, आप फर्जी दबंगई दिखा रहे हैं। देखिए मैम, अब मैं बता रहा हूँ ना कि मैं फेस नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कहना ही चाहता हूँ। देखिए, करणी सेना का स्पष्ट एक ही मत है, जान लीजिए आप। और जो लोग डिबेट में बैठे हैं वो भी मैडम भी सुन रहे, समाजवादी पार्टी की। हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, एक सामाजिक संगठन है और इतिहास संरक्षण की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। और इस बार जो अपमान हुआ है वो देश के सबसे बड़े पंचायत में हुआ है। और ये डंडे और झंडे की बात कर रही है, बार बार झंडे के। इनके तमाम लोगों के वीडियो हम दिखा दें, इनके बड़े बड़े नेता का वीडियो दिखा दें। इन्होंने कहा है कि अगर रामजीलाल सुमन या मतलब कि अगर करणी फरणी सेना इस तरह के अभद्र भाषा का, इनके कई लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आएंगे तो हम सबक सिखा देंगे, लठ बजाएंगे, गुंडई करेंगे, तमाम इस तरह की चीजों का हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, किसी समाज से न किसी समुदाय से न किसी राजनीतिक पार्टी से। हमारा बस मात्र रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिया और हम करणी सेना के लोगों ने केवल रामजीलाल सुमन से ही हम लोगों ने उनको टारगेट रखा है कि आप माफी मांगिए, आपने इस तरह का बयान क्यों दिया। लेकिन इसको समाजवादी पार्टी के इतने बड़े नेता अखिलेश यादव जी ने, उन्होंने कहा कि एक दलित के घर हमला हुआ है। ये कह दीजिए ना कि एक दलित, अगर आपको दलित लगता है, एक सांसद ने कितनी अभद्र टिप्पणी की। अगर, और मैं ये भी कहता हूँ कि रामजीलाल सुमन माफी मांग लिए होते और वो उसी रास्ते पे आ रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं इनके मुखिया का उनको सह मिला, उनको लगा कि इसमें पीडीए दलित का वोट मिलेगा और दलित बनाम ठाकुर कर दें, ताकि एक ऐसा ध्रुवीकरण बन जाए कि लोग एक दूसरे से नफरत करें, एक दूसरे में वैमनस्यता फैलाएं, उनको वोट की राजनीति करनी है। तो ये टोटल ये वोट की राजनीति एक दलित को आगे करके, एक दलित समाज के एक सांसद को आगे करके इन्होंने राजनीतिकरण किया है और एक महान सम्राट, महान योद्धा राणा सांगा जी का अपमान करने का महापाप किया है। और ये जिस है और जिस तरह से राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको स्पष्ट शब्दों में बता देना हम लोग चाहते हैं कि हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन अगर हमारे मान सम्मान स्वाभिमान पे अगर बात आएगी, यहाँ आएगी, तो हम वो लोग हैं, विजय मिले या वीरगति, हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत, हमने बोल दिया है। और हमारे संगठन के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। हमें किसी समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं करनी है, किसी पार्टी के लिए नहीं बोलना है। लेकिन रामजीलाल सुमन अगर माफी नहीं मांगेंगे तो देखिए, हम संविधान का ही सम्मान कर रहे हैं, संविधान का सम्मान कर रहे हैं, इसलिए सब हम लोग चुप हैं। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो हम लोग दूसरा भी रास्ता अपनाएंगे, ये कह देना चाहते हैं। ठीक है देवेंद्र जी, क्या कहिएगा? आप तो 2009 फंस गए। देखिए, किसी भी महापुरुष का अपमान सर्वथा निंदनीय है। और ये बाबर के वंशज, ये नमाजवादी पार्टी की बात मैं करता हूँ। ऐसी क्या आवश्यकता थी? कभी अबू आजमी के बिगड़े बोल देखेगा सदन, कभी रामजीलाल सुमन जी का। कौन सा औचित्य, क्या संदेश देना चाहते हैं और कैसे ये आग झोंक खेलना चाहते हैं? ये सत्ता से विमुख हैं, व्याकुल हैं, ये अपने कृत्य से जताना चाहते हैं कि ये मुस्लिम परस्त लोग हैं। तो हिंदुस्तान में मुस्लिम परस्ती नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान देवेंद्र जी जो लेकर चलती है, और वो जिससे हट के न चलने वाली है, न किसी को ये छूट देगी कि कोई इस तरीके की बात कर सके। और उत्तर प्रदेश का मामला है,
कोई भी महापुरुष की जयंती होती, पुण्यतिथि होती है, बिल्कुल देवेंद्र उसको लोग जी, मनाते हैं, आपको उसके संरक्षण देना ही होगा। रामजीलाल सुमन ने तो अर्जी भी दाखिल कर दी है कि भाई उन्हें उच्च कोटि की सुरक्षा दी जाए। नहीं सुन, आप ये एक बात और पहले समझिए तो ये सब चीज सुनियोजित साजिश है। राकेश जी आ रही हो आपके पास? सुनियोजित साजिश है, ये सुरक्षा की बात अपनी नहीं की बारी का जाएगी। इंतजार करना होगा। राकेश ये जी, आग बस लगा, आ रही उसके मैं। बाद सुरक्षा मांगे, इनको माफी मांगना चाहिए। सब आती है ऐसे लोगों को, उच्च सदन के नेता कितने लोगों की भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। मैं तो सीधे मांग करता हूं कि इनको, समाजवादी पार्टी को इनको तुरंत विमुख करना चाहिए अपनी पार्टी से। ये कहाँ जो कर हिंदू रहे हैं? मुस्लिम वो तो माफी मांगने तक का समर्थन नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो उसका अंजाम भुगतेंगे। अभी उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको 8 साल से बाहर फेंक रखा है। ये आगामी 10 साल 15 साल बाहर ही रहने वाले हैं। ठीक है राकेश जी। मैं ये कहना चाहता हूं मैम कि आपने देखा होगा कि रामजीलाल सुमन जी जब अपने घर पे थे तो वहाँ समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता गए थे। रामजीलाल सुमन का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अगर ये करणी सेना के लोग, ये लोग नहीं सुधरेंगे, अगर कुछ करते हैं या कुछ कहते हैं तो मैं प्रशासन से कहता हूं कि प्रशासन एक बार छूट दे दे, हम इनको निपट लेंगे। ये एक सांसद का बयान है। सांसद ने कहा कि हम इनसे खुद निपट लेंगे। उनके बाद राम गोपाल यादव जी जाते हैं, रामजीलाल सुमन और राम गोपाल यादव जी वो भी कहते हैं कि हमारे समर्थक और हमारे पदाधिकारी, हमारे समाजवादी के लोग जो है इन लोगों को एक बार लठ बजा के निपट लेंगे। और इस तरह का बयान लगातार आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये संविधान का सम्मान करते हैं तो इस तरह की भाषा का बयान नहीं देना चाहिए। अगर इनको लगता है ये लट्ठी बजाना अगर एक उपाय है, और ठाकुरों को भी, हमको भी लगता है हमारे समाज को कि छत्री समाज का इतिहास जिस तरह से ध्रुवीकरण हो रहा है, हमारे महापुरुषों का आए दिन रोज कोई न कोई अपमान करता रहता है। सदन में कोई ठाकुर का कुआं बता देता है, तो कोई मीरा जी पर अभद्र टिप्पणी कर देता है, कोई पुरुषोत्तम रूपाला बन जाता है, तो कोई कुछ भी कहता है। आए दिन कहीं न कहीं हमारे महापुरुषों का अपमान। अभी मैडम का मैं सुन रहा था, बड़ी कम आवाज आ रही थी, ये अकबर की बात कर रही थी। ऐसे ऐसे मैडम रिश्ते बता देंगे ना, इतिहास के इतने पन्ने खोल देंगे ना, आप कहीं बतिया नहीं पाओगे। और एक चीज ध्यान रखना, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी कहना और अपने को भी और अपने नेताओं से कह देना कि इतिहास पढ़ करके आएंगे। और बार बार अगर जलील करने की कोशिश करोगे आप लोग, तो मैं भी कहता हूं आपको, सुन लो, ये रिकॉर्ड कर लो, अपने जाकर के नेता से कह दो और अपने लोगों से कह दो कि एक बार शासन से लिखवाई लें। आर पार की लड़ाई हो जाती, क्यों इतनी चुल मची है? हम तैयार हैं, लिखवा लीजिए अब की बार शासन से, लिखवा लीजिए दिल्ली से, यूपी से लिखवा लीजिए, बच जाए लट, हो जाए एक बार फैसला। अगर यही करना है तो कर लो, लेकिन तुम्हारे दिन हमारे महापुरुषों को गाली दोगे, तुम उनके धूल के बराबर नहीं हो। आज जो तुम यहाँ पे बैठ कर टीवी में भाषणबाजी कर रही हो ना, आप लोग, आप बोल रहे हो उनकी वजह से। सिसोदिया बनकर 500 साल तक मुगलों को रोका था। और अदर कंट्री का उठा के इतिहास देख लेना, तलवार कट्टी गई, कितने लोग नपते गए। हम आपके किसी महापुरुष के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में हम लोग टिप्पणी नहीं करते। करणी सेना को कोई एक आवाज बता दीजिए जो किसी नेता के बारे में उल्टा सीधा बोलता हो। जब हमारे महापुरुषों का अपमान होता है, हम उस पर आवाज उठाते हैं तो हमको गुंडा कहते हैं। सौर्या जी, सांसद जी खुद ललकार देते, भाई आइए, प्रशासन से कहता हो आइए आर पार की लड़ाई हो जाए, फिर आप लोगों को ऐसे ऐसे बयान देने पड़ते हैं फिर बाद में उनके समर्थन में। ये इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। सौर्या जी, हम संविधान का सम्मान करते हैं। राकेश जी रुकना होगा, आप जवाब भी ले लीजिए, आपने सवाल किया था। सौर्या जी, ठीक है, लौटेंगे। पंकज जी, जहाँ एक तरफ, ठीक है, आवाज आ गई, ठीक है, पहले जवाब कि जो लोग मेरा शक्ल चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, करणी सेना हो चाहे कोई सेना हो, आज हमारी, उनको ये दिखाइए कि मैं भी एक राजपूत कुल की ठाकुर की बेटी हूँ। और आज जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है, ये सारी चीजें शोभा नहीं दे रही है। मैं बिल्कुल मानती हूँ कि राणा सांगा है, चाहे किसी भी कुल के कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो महापुरुष है, जिसने अपने घर की, परिवार की, अपनी जिंदगी की आहुति दी, बलिदान दिया हमारे देश के लिए, उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना ये शोभनीय नहीं है, ये बहुत गलत चीज है। लेकिन आज हम एक सवाल और पूछते हैं, आप ये सोचिए कि किस तरीके से हमारे कुल को, हमारे लोगों को भड़काया जा रहा है, और उनको आप कहिए कि झंडा और डंडा के नाम पे उन लोगों से युद्ध कराने के एक गलत तरीके से प्रोत्साहित उनको किया जा रहा है। आज मोदी जी यहाँ आए थे बनारस में
आपके प्रधानमंत्री जी आए और वहाँ पे एक 19 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार होता है और अन्य मल्टीपल लोग हैं जिन्होंने उसका बलात्कार किया, उसको बॉन्डेज बनाया घर में और उसका रेप हुआ। 4 या 7 लोग पकड़े, 3 या 4 लोग उसमें से अभी पकड़ाए भी नहीं थे। और आज प्रधानमंत्री जी बनारस पहुंचे, प्रधानमंत्री जी ने उसका संज्ञान लिया और उनके जाते जाते वो लोग रिहा भी हो गए। जिन लोगों ने उस बच्ची का बलात्कार किया, जो 7 लोग पकड़ाए गए मैडम, वो रिहा हो गए प्रधानमंत्री जी के जाते ही। तो आप मुझे ये बताइए, आज हमारा जो कुल है, मैं उस कुल से ये निवेदन करती हूँ, करनी सेना के भाई आप वहाँ बैठे हैं, आपके कानों तक मेरी बात पहुँच रही है। शौर्या सिंह मेरा नाम है, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, मुझसे बात करिएगा। शौर्या जी, मैं निवेदन करती हूँ शौर्या जी, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इतिहास को मत कुदेरिए, लेकिन इतिहास को कभी वहाँ पे महाराष्ट्र से औरंगजेब के इतिहास को उकेर दिया जाता है। जयंती मनाई जा रही है मध्य प्रदेश में भाई राजा शौर्या जी, क्या अखिलेश यादव की भी बात नहीं मान रहे क्या आपके सभा विधायक? आप बात कंप्लीट होने दीजिए मैडम। मैं अपने करनी सेना के भाई से डिमांड करती हूँ, आप मेरे साथ चलिए बनारस और चीर फाड़ देते उन लोगों ने जिन लोगों ने बलात्कार किया लड़की का। क्या आप मेरा साथ देंगे? ये ताकत होनी चाहिए करनी सेना की। और हम कहते हैं कि आज हमें एकजुट होना चाहिए। आज हमें सरकार से ये डिमांड करनी चाहिए कि एनसीईआरटी के किताबों में करनी सेना से लेकर के राणा सांगा से लेकर हमारे जो कुल के लोग हैं उनको पढ़ाया जाना चाहिए। सरकारी स्कूलों में नृत्य की तरह से या नाटकीय रूपांतरण करके इन चीजों को ऊपर लेके आना चाहिए। क्या ये डिमांड हमारी नहीं होनी चाहिए? तो ये डिमांड से हम भटक रहे हैं। आप ये सोचिए कि आज हम कहते हैं कि राणा, बिल्कुल शौर्या जी, ये बात आप कह रही बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात सदन में क्यों नहीं उठाई जाती? फिर वहां तो औरंगजेब का मामला, फिर उसके बाद राणा सांगा का मामला उठा दिया जाता है। कौन ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहा है भाई? सत्ता जो है ये खबर जो है खुदावा आंदोलन लेकर के निकली है, क्योंकि ये सफलता और तरक्की तो इन्होंने दी नहीं। ये अपने हर इंडेक्सों पे नीचे हैं। इन्होंने यहाँ तक कि जो हमारा पासपोर्ट है उसके इंडेक्स को भी नीचे गिरा दिया, करेंसी नीचे गिरा दिया, सारी चीजों को नीचे गिरा दिया। अब आप ये बताइए कि इनके पास क्या टॉपिक बचा है? इनके पास सिर्फ एक टॉपिक है, वो है धर्म का टॉपिक, धर्म का एजेंडा। जब तक ये युद्ध नहीं करा लेते, इंडिया पाकिस्तान नहीं बना लेते उत्तर प्रदेश में, तब तक ये मानेगी नहीं भारतीय जनता पार्टी। और ये फिर कर रही है। ठीक है पंकज जी, एकदम बीजेपी तो चलिए ध्रुवीकरण का आरोप जिस प्रकार से लगा रहे हैं, लेकिन साथ में विपक्ष की ओर से भी तो यही किया जा रहा है। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए, भारत माता की रक्षा करने में क्षत्रियों के बलिदान को नकारा नहीं जा सकता है। क्षत्रिय समुदाय ने जिस तरह से भारत माता की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, उसको नकारा नहीं जा सकता। इतिहास इसका गवाह है और उसी की परिणति है कि आज देखिए राजा विक्रमादित्य के शौर्य की गाथा को वहां पर चित्रण किया जा रहा है। 3 दिन का मध्य प्रदेश में इसका पूरा जो है वो मनाया जा रहा है और उनके बलिदान के, उनके शौर्य को दिखाया जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री मोदी आज उसके गवाह थे। तो इसलिए इस तरह की बात करना, और सबसे बड़ी बात है समाजवादी पार्टी जो ये सोच रही है ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते कि ठाकुर समुदाय का वोट उसके पक्ष में हो जाएगा और दलित समुदाय उसके फेवर में हो जाएगा, ये उसकी भूल है। और जिस तरह से आप देखिए कि ये सोचना, अगर क्या नाम है राणा सांगा को गद्दार कहने वाले रामजी सुमन अगर माफी मांग लेते तो ये खुद ही समाप्त हो जाता। लेकिन सिर्फ ये कहना, बिल्कुल, लेकिन अखिलेश यादव का ये कहना कि राज्यसभा की कार्रवाई से उसको निकाल दिया गया है, तो उससे ये थोड़ी होता है। व्यक्ति ने तो आपकी बेइज्जती करी थी, समुदाय की भावना, कर्णी समुदाय की भावनाओं को आहत कर दिया, उनकी भावनाओं को आहत कर दिया। उसका नतीजा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सुशासन का राज है, लॉ एंड ऑर्डर का राज है, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हो पाएगी, किसी प्रकार के किसी भी दंगा फसाद की अनुमति नहीं दी जाती है। शांतिपूर्वक ढंग से करनी सेना के लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके लिए पुलिस भी तत्पर है, सब कुछ है। लेकिन एक मांग लगातार उठ रही पंकज जी की वो स्वजाति है, ठाकुर है, इसलिए उनको इजाजत दी जा रही है। ये करनी सेना वक्फ बिल का प्रदर्शन नहीं करने दिया जाता है। बात तय समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ पीठाधीश्वर है, एक सन्यासी है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ये उत्तर प्रदेश वासियों का सौभाग्य है और न भूतो न भविष्यति ऐसा मुख्यमंत्री न हुआ न हो पाएगा। तो इसलिए वो ये कहिए कि कोई पार्शियलिटी करते हैं, कुछ करते हैं, ये सब गलत बात है कि उनको पक्ष लिया जा रहा है, उनका नहीं। ये सब फर्जी की बातें हैं, फर्जीवाड़ा। सीधे सीधे ये तो देखिए रामजी लाल सुमन को सीधे सीधे अगर उन्होंने माफी मांग ली होती तो ये खुद ही मैटर सॉल्व हो गया होता, समाप्त हो गया होता। ठीक है, आप देखिए वहां पर क्या हुआ,
आप देखिए वहां पर अबू आजमी ने जो वहां पर महाराष्ट्र विधानसभा के विधायक हैं और महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने देखिए औरंगजेब का महिमा मंडन किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग लिया। वहां के मराठा समुदाय से उन्होंने बकायदा माफी मांगा और कहा अगर हमारे कथन से किसी को अगर क्षति पहुंची है या किसी को क्षति हुई है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन उसके उलट यहाँ पर रामजीलाल सुमन बल्कि जो है इसके लिए अड़े गए और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी उनको समर्थन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 35 विधायक हैं आरती जी, और अगला चुनाव होगा तो ये हो सकता है कि 35 विधायक भी जीरो हो जाए। ये भी आप मान के चलिए, इन सब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है तो ये वोट बैंक नहीं 35 विधायक है वर्तमान में। 35 विधायक वर्तमान में जो है समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में ठाकुर समुदाय से, तो ये आप 37 तो उनके सांसद हैं लेकिन 35 विधायक हैं, तो ये मान के चलिए ऐसी स्थिति भी ना है कि वो विधायक भी आपके चले जाए, आपको साथ छोड़ के आगे चल के इस तरह का ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में हो जाए। तो इस तरह की चीजों को हवा नहीं देना चाहिए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश का प्रमुख विपक्षी दल है, उसको भी चाहिए कि इस तरह की चीजों का अनावश्यक तूल नहीं देना चाहिए और माफी लेके दे के मतलब माफी मांग कर वह कर्मी समुदाय के लोगों को की भावनाओं को जो आहत हुई है उसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए। ठीक है राकेश जी, जिस प्रकार से बनारस का मुद्दा आप लोग नहीं उठाइएगा, उसके लिए झंडा डंडा नहीं लेकर चल रहे हैं आप, शौर्य जी कह रहे हैं। बनारस का कौन सा मुद्दा? एक लड़की के साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ था। प्रधानमंत्री आज जाते हैं, कार्रवाई के निर्देश देते हैं, जब तक प्रधानमंत्री आते हैं तब तक वो बाहर हो जाते हैं। आरती जी सुनिए, करणी सेना की पूरी प्रोफाइल को आप चेक करिएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हो गई और उनकी पूरी प्रोफाइल, उनकी पूरी टीम की, मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और जम्मू कश्मीर का प्रभारी हूँ। ट्विटर और फेसबुक को पूरा उठा के देख लीजिएगा। अगर ठाकुर भी कहीं अगर गलत किया है तो ठाकुरों के खिलाफ भी हम लोगों ने आंदोलन किया, पूरी वीडियो पड़ी है, पूरा फोटो पड़ा है। हम क्षत्रिय समाज 36 कौम के साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं, हमें राजनीति नहीं करनी है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने यही किया, वही हम उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और हम वही चीज कह रहे हैं। ये बनारस की बात करेंगे, यहाँ की वहाँ की बात करेंगे, ये सारी बातें मिथ्या। देखिए इनको लगा क्या, एक दलित से बयान दे करके इसमें हम वोट तलाशने की इन्होंने कोशिश किया और वोट तलाशने के चक्कर में ये इतना डूब गए कि इन्होंने अनर्गल बयान देना शुरू कर दिया और रिजल्ट ये हुआ कि दलित समाज का कोई भी बड़ा नेता इस बयान को ये नहीं कहा कि रामजीलाल सुमन ने सही बोला है। सबने कहा कि इन्होंने गलत बयान दिया और कहीं दलित वर्सेस ठाकुर नहीं हुआ। दोनों समाज ने बड़े बुद्धिमता के साथ जो है इस चीज को आगे बढ़ाया। उसमें मायावती बहन जी का बड़ा अच्छा बयान आया, बहन जी का बयान समर्थन में आया। इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। और जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि एक दलित के घर में हमला हुआ, दलित थे इसलिए हमला हुआ, और दलित क्या शब्द होता है हमको समझ में नहीं आता। दलित थे और दलित सदन के अंदर ठाकुरों को, राणा सांगा को इतना गंदा शब्द बोलने जो मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है। तो मायावती जी ने कहा कि एक सांसद के घर पे लोग गए थे, उसको हमला नाम दिया गया, वो किसी दलित के घर नहीं गए थे। तो अखिलेश यादव जी का अगर ये प्लान है, अखिलेश यादव जी को पता नहीं कौन उनका सलाहकार है, कौन उनको सलाह दे रहा है कि इस तरह की चीजें वो कर रहे हैं और अपने रामजीलाल सुमन को माफी मांगने नहीं दे रहे हैं। तो ये उनकी वोट की जो राजनीति वो फेल हो चुकी है। और करणी सेना, भैया देखिए साफ साफ मैं बता दे रहा हूँ, करणी सेना के लिए अगर कोई भी हमारे महापुरुषों का अपमान करेगा, अगर किसी भी समाज के साथ अत्याचार करेगा, और वो समाज अगर मेरे पास करणी सेना के पास आती है, वो करणी सेना मजबूती के साथ। ठीक है देवेंद्र जी, लास्ट कमेंट। भीड़ जो इकट्ठा हो रही है 25 लाख से ज्यादा। ठीक है देवेंद्र जी, कैसे कल तो आर पार के मूड में नजर आ रहा है सब। मैं सुन लीजिए, 15 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो चुके हैं। आप वहाँ का रिपोर्ट देख लीजिएगा और कल सुबह होते होते वहाँ पे भीड़ 50 लाख के आसपास होगी। और देवेंद्र जी 50 लाख से ज्यादा लोग एकत्रित होने वाले हैं। कुंभ का भाई इन लोगों का एक्सपीरियंस है, कुंभ में इतने लोगों को मैनेज कर लिया था। ठीक है देवेंद्र जी, देखिए संख्या भर में नहीं जाएंगे। 50 लाख की भीड़ की मैं आपको कहना चाहता हूँ, इतनी मर्यादित टीम है, इतने मर्यादा में रहने वाले लोग हैं, किसी के ठेलिया से मूंगफली नहीं उठेगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। लेकिन अपनी मर्यादा में किसी भी तरीके का रख करके कि हमारे महापुरुषों का अपमान हो रहा है, आज हमारे महापुरुषों को लोग गाली दे रहे हैं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार पूरी तरह संजीदा तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, प्रत्येक चीजों में नजर है और किसी भी स्थिति में हम कानून व्यवस्था को बहुत दूर तक जाएगा।
ये सभी को समझ में आ ठीक है। जाएगा दूसरी चीज, और भविष्य में हो सपा सकता के है नेता भी कोई ध्यान महापुरुषों रखें। का अपमान नहीं करेगा ये जो और अगर अपमान सभा की करेगा भाषा बोल हम रहे हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, इसलिए दूसरे तलवारें म्यान में के रखी ऊपर हैं आक्षेप ठाकुर कर रहे की। हैं, और अगर उससे ललकारेंगे बाहर जाए। तो हम उसी रास्ते पे चलेंगे। बीजेपी हम अपना काम करें, हम डरेंगे किसी वो से नहीं। सकारात्मक भूमिका निभाए, स्वागत है, लेकिन नकारात्मक भूमिका निभाएंगे तो हम सरकार में बैठे, हमारी जो जिम्मेदारी है हम उसको पूरी दृढ़ता के साथ निभाएंगे और किसी भी तरीके की अराजकता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखें, कोई भी जयंती महापुरुष की होती है पुण्यतिथि, मैं सबके लिए संदेश दे रहा हूँ, ये इसलिए होती है कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम अडॉप्ट करें, उनके आदर्शों में चलने का प्रयास करें। ये उनकी मंशा होती है, उनको हमें नमन करने का अवसर होता है, तो हम उसका सकारात्मक ढंग से प्रयोग करें। ठीक है। और कहीं कुछ नहीं होने वाला, जयंती मनाने वाले जयंती मनाए और विपक्ष अपना शांति से काम करे, उसको इसमें कहीं आग में घी डालने का ठीक है, काम जैसा नहीं करना है। और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, कहीं कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का मैसेज जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो करनी सेना 12 अप्रैल को आगरा में राणा सांगा की जयंती मनाने के लिए जुट चुकी है, तो दूसरी ओर योगी सरकार भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में पूरी कवायद करती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ करनी सेना लाखों की तादाद पे एकत्र होने वाले हैं, तो दूसरी ओर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। लेकिन कितना कल का दिन चैलेंजिंग होता है वो देखने वाली बात होगी। प्राइम डिबेट में मैं फिलहाल इतना ही। देखते हुए प्राइम टीवी।